टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। वीडियो नंबर 3, वेलकम ऑल ऑफ यू। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दो कर्व्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इनके बीच में क्या होगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर हम टेंजेंट्स खींचेंगे। इस कर्व के लिए ये टेंजेंट है और इस कर्व के लिए ये टेंजेंट है। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है। क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई कहे इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल निकालो, तो आप कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकाल दोगे। अब टेंजेंट्स स्ट्रेट लाइंस हैं। स्ट्रेट लाइंस अगर एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनके बीच में दो एंगल बनता है। एक एंगल ये हो गया, ये भी तो एंगल हो गया, है ना। तो जब दो लाइंस के बीच का आप एंगल निकाल रहे होगे, प्रोसेस करोगे, तो या तो ये एंगल निकल उठेगा या तो ये एंगल निकल उठेगा। कोई बात नहीं। अब इसका कार्टेशियन ट्रीटमेंट क्या होगा? कार्टेशियन ट्रीटमेंट के लिए हम सिस्टम ऑफ कार्टेशियन एक्सिस फिट कर दी। इस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है? ऐसे बनेगा। इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा? ऐसे बनेगा। तो इतना लंबा लंबा टेंजेंट न खींच करके हम यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिए और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिए। ये रहा। ये वाला टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा। ये वाला टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाएगा। देख रहे हैं आप? तो इस एंगल में से इस एंगल को घटा देंगे तो कौन सा एंगल आएगा? इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल आएगा ना भाई। यहां से यहां तक में से यहां से यहां तक घटा दोगे तो यही बचेगा। ये लाल वाला एंगल मान लीजिए साई 1 है, ये नीला वाला एंगल मान लीजिए साई 2 है। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स कितना होगा? साई 1 माइनस साई 2। अगर ये साई 2 है, ये साई 1 है, तो साई 2 माइनस साई 1। तो जब हम फार्मूला डिजाइन करेंगे उस समय तो हमको ये पता नहीं रहेगा ना कि साई 1 बड़ा है कि साई 2 बड़ा है। इसलिए फार्मूला जब डिजाइन करेंगे तो उसमें हम साई 1 माइनस साई 2 लिख के मॉड लगा दें या साई 1 डिफरेंस साई 2 लिख दें। तो ये जो एंगल है टेंजेंट्स के बीच का एंगल, मान लो ये थीटा है, तो थीटा बराबर होगा साई 1 डिफरेंस साई 2। यानी साई 1 माइनस साई 2 है या साई 2 माइनस साई 1 है, जिसका ये मतलब है कि जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाया गया है। दोनों तरफ हम tan ले लें। ये हम कार्टेशियन के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ साई 1 डिफरेंस साई 2। अब tan साई 1 माइनस साई 2 होगा तो आप लिखोगे tan साई 1 माइनस tan साई 2 बटे 1 प्लस tan साई 1 tan साई 2। और जो साई 2 माइनस साई 1 होगा तो लिखोगे tan साई 2 माइनस tan साई 1। यानी कि ऊपर भी हम डिफरेंस लिखें, tan साई 1 डिफरेंस tan साई 2 और नीचे 1 प्लस साई 1 इंटू साई 2, चाहे साई 2 सॉरी tan साई 1 इंटू tan साई 2 या tan साई 2 इंटू tan साई 1, जो मर्जी करे लिख दें। tan साई 1 इंटू tan साई 2 ये रहा। अब अगर हम tan साई 1 को स्लोप है ना, ये टेंजेंट ओ एक्स के साथ जो एंगल बनाती है उसका tan
स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। तो उसको अगर हम m1 लिख दें, tan psi2 को m2 लिख दें, तो m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हुआ। इस प्रकार से एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द कॉमन पॉइंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला निकला। जब दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं तो कर्व्स को ऑर्थोगोनल बोलते हैं। द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल if the tangents at the common point are perpendicular. Are perpendicular. That is, if the angle of intersection is right angle. कंसेप्ट क्लियर करना हमारा इरादा था, जो कि आपको हो गया होगा। अब आइए जरा पोलर ट्रीटमेंट करें। कर्व्स अगर पोलर कर्व्स हो तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या होगा। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी यहां से आप निकाल सकते हो, थीटा पाई बाई टू टेन थीटा टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी, यानी कि डिनोमिनेटर 0, यानी कि m1 m2 इक्वल टू -1। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हो गया। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी इज 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, that is m1 m2 equal to -1. Let us see the case of polar curves. B, काम वही करना है, कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट्स खींचना है। इस कर्व के लिए ये टेंजेंट हुआ, इस कर्व के लिए ये टेंजेंट हुआ। अब हम क्या करें, पोलर सिस्टम फिट कर दें यहां पे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का रेडियस वेक्टर हमने खींचा, इनिशियल लाइन खींच रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसका रेडियस वेक्टर है, उसका वेक्टोरियल एंगल है। अब आपको मालूम है कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच के एंगल को फाई लिखते हैं। तो रेडियस वेक्टर और इस टेंजेंट के बीच के एंगल को आप लिखिए फाई 1, रेडियस वेक्टर और इस टेंजेंट के बीच का एंगल को आप लिखिए फाई 2। तो ये हो गया फाई 2, ये हो गया फाई 1।
φ2 में से φ1 घटा दिए तो क्या बचा, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स बचा, ये बचेगा, ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, समझ रहे भैया। तो पोलर वाले में फाई की मदद से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन माने कॉमन पॉइंट पर एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स निकालते हैं। फिर से समझिएगा, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच के एंगल को फाई से डिनोट करते हैं। तो रेडियस वेक्टर और इस टेंजेंट के बीच का एंगल ये हुआ छोटा सा, ये मान लीजिए φ1 है, और यही रेडियस वेक्टर और इस टेंजेंट के बीच का एंगल ये बड़ा वाला मान लीजिए φ2 है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, φ2 माइनस φ1। अगर ये बड़ा वाला φ1 है, ये φ2 है, तो φ1 माइनस φ2, यानी कि फाई के डिफरेंस से हम व्यक्त करेंगे। तो ये एंगल अगर थीटा है ये वाला, तो थीटा बराबर होगा φ1 डिफरेंस φ2, यानी φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1। बस हो गया, इसमें कौन सा फार्मूला निकालोगे, क्योंकि tan के रूप में इसको नहीं चेंज करने वाले हैं। tan साई तो m से डिनोट करते हैं स्लोप, लेकिन tan फाई को फिर m से नहीं डिनोट करते हैं। tan फाई का तो फार्मूला होता है tan फाई बराबर r d थीटा अपॉन डी आर। तो इसको आप आगे बढ़ाओगे tan के रूप में तो और उलझ जाएगा, बस इतना ही छोड़ दो। यही है फार्मूला फॉर द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। ऑर्थोगोनलिटी कब होगा, जब ये एंगल π/2 है। अब आइए एग्जाम्पल से बात को समझें। एग्जाम्पल 1 कार्टेशियन का देखिए, एग्जाम्पल 2 पोलर का देखिए। एग्जाम्पल 1, फाइंड द कंडीशन फॉर कर्व्स find the condition for the curves ax square plus by square equals to 1 and a dash x square plus b dash y square equals to 1 to be orthogonal, to be orthogonal। ऐसे m1 m2 इक्वल टू -1 कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी है। अब m1 m2 निकालने में दिक्कत आएगी। m1 m2 क्या चीज है, स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट्स एट द कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट चाहिए। अगर ये दोनों इक्वेशंस 1 डिग्री के होते तो आसानी से दोनों को हल कर लेते हैं, एक्स वाई निकल आता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 2 डिग्री के इक्वेशंस है, 2 कर्व्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाएगा। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकलता है, लेकिन 2 डिग्री के इक्वेशन है, झंझट बहुत होगा, सॉल्व भी नहीं होगा। तो इसका एक तरीका है, ये संकट जब भी आए तो हम कॉमन पॉइंट को एक इवेंट से जोड़ देते हैं। अब ये चालाकी सीखिए, अब ये स्किल सीखिए। स्टार्ट करते हैं। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर 1। a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर 2। लेट x1 y1 be the common point देन कॉमन पॉइंट है तो दोनों पर स्थित होगा, दोनों के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a डैश x1 स्क्वायर प्लस b डैश y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग वी हैव a माइनस a डैश इंटू x1 स्क्वायर प्लस b माइनस b डैश इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, नंबर 3। यही इवेंट है। इवेंट माने एक घटना, घटना से जोड़ दिए। तो देखो हम कॉमन पॉइंट की व्याख्या कैसे कर रहे हैं। कॉमन पॉइंट कौन, कॉमन पॉइंट x1 y1 जिसके लिए a माइनस a डैश x1 स्क्वायर प्लस b माइनस b डैश इंटू y1 स्क्वायर बराबर 0 हो।
ये इतना धन इतना बराबर 0 हो, ये घटना घटे, एक इवेंट से हमने कनेक्ट कर दिया। x1 y1 क्लियर कट नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन x1 y1 को एक इवेंट से कनेक्ट कर ले गए। ये स्किल है, समझिएगा। और इस स्किल का इस्तेमाल आप और जगहों पे भी करेंगे। कन्फोकल कोनिक्स आप जब पढ़ते हैं वहां भी आप करते हैं। कन्फोकल कोनिक्स और ऑर्थोगोनल कन्फोकल कोनिक्वाइड पढ़ेंगे, वहां पर भी आप करेंगे, ठीक है ना। सेंट्रल कोनिक्वाइड में भी करेंगे आप। ये स्किल है, इसको दिमाग में रखना है आपको। इससे चाहो तो एक काम और कर लो, इंप्लाइज दैट a माइनस ए डैश इंटू x1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस b माइनस बी डैश इंटू y1 स्क्वायर इंप्लाइज दैट माइनस x1 स्क्वायर अपान y1 स्क्वायर, इसको इधर कर लिए, माइनस को भी इधर कर लिए, तो ये बराबर होगा b माइनस बी डैश अपान a माइनस ए डैश नंबर 4। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम निकाल ही सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट माने वाई डैश, पॉइंट, इस पॉइंट पर वाई डैश की वैल्यू इसके लिए दोनों को डिफरेंशिएट कर दो। कैलकुलस पढ़ रहे हो ना। डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 with respect to x, we get 2ax plus 2by y dash equals to 0, comma 2a dash x plus 2b dash y dash equal to 0 implies that y dash पहले वाले में, पहले कर्व के लिए y dash बराबर कितना आएगा, माइनस ए एक्स अपान बी वाई। ठीक किया ना, 2 कैंसिल हो गया। और y डैश का मान दूसरे कर्व के लिए कितना होगा, माइनस ए डैश एक्स अपान बी डैश वाई। लेट m1 and m2 be the slopes of the tangents to the curves at x1 y1 then m1 इक्वल टू ये माइनस ए x1 अपॉन बी y1 एंड m2 इक्वल टू माइनस ए डैश x1 अपॉन बी डैश y1। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी m1 m2 इक्वल टू -1 इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई करिए ए डैश अपॉन बी डैश इंटू x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इक्वल टू -1। implies that a डैश अपॉन बी डैश इंटू माइनस को इधर कर दें तो वो वैल्यू वहां से ले लें, b माइनस बी डैश अपॉन a माइनस ए डैश इक्वल्स टू 1/4। इस माइनस को यहां डाल दिए, फिर वहां से वैल्यू लिख दिए। इसे यहां ले आओ, इसके नीचे इसको ले आओ, तो हो जाएगा a माइनस ए डैश अपॉन ए डैश इक्वल्स टू b माइनस बी डैश अपॉन बी डैश। इंप्लाइज दैट भाग दे दो, डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस हो जाएगा 1 अपॉन ए डैश, 1 अपॉन ए डैश माइनस 1 अपॉन ए
इक्वल टू 1/b डैश माइनस 1/b, यही है कंडीशन। चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे डैश डैश वालों को एक साइड में कर दो, बगैर डैश वाले को एक साइड में कर दो, जो इससे मर्जी। सो इम्प्लाइज दैट -1/a को उधर कर दिया तो 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/a डैश माइनस 1/b डैश, यही है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। जो दो दिए हुए कर्व्स हैं वो दोनों ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करेंगे यदि ऐसा हो। टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल मीन्स कर्व्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनल, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, ये तीन शब्द हैं, इनका इस्तेमाल प्रायः लोग गलत करते हैं स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर वर्ड हम कहां लगाएंगे? दो जगहों पे। स्ट्रेट लाइन, जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच में π/2 एंगल बने तो हम परपेंडिकुलर वर्ड लगाएंगे। दो प्लेन्स के बीच में जब π/2 एंगल बने तो भी हम परपेंडिकुलर कहेंगे। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंगल बिटवीन देम इज π/2। टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंगल बिटवीन देम इज π/2। परपेंडिकुलर वर्ड समझ में आ गया? अब ऑर्थोगोनलिटी समझ लीजिए। टू कर्व्स के बीच में यदि π/2 एंगल बने तो हम कहेंगे कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। दो सरफेसेस के बीच में π/2 एंगल बने, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ा तो रहे ना, तो हम कहेंगे सरफेसेस आर ऑर्थोगोनल। तो ये ऑर्थोगोनल वर्ड का सही इस्तेमाल है। टू कर्व्स ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो। टू सरफेसेस ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर। क्लियर? अब रही बात नॉर्मल की। नॉर्मल वर्ड का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब एक लाइन हो और एक सरफेस हो। जैसे कि ये खोपड़ा हमारा सरफेस है, इसके इस पॉइंट पर पहले हम टेंजेंट प्लेन खींचेंगे और उस पॉइंट पर ऐसे नॉर्मल खड़ा कर देंगे। तो दिस लाइन इज नॉर्मल टू द सरफेस एट दिस पॉइंट। ऐसा कब होगा? जब ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन हो। उसी प्रकार से कर्व के केस में, मान लो ये कर्व है, इसके इस पॉइंट पर पहले हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे, फिर ये नॉर्मल खींचेंगे। तो दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस कर्व व्हेन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। और यही अगर सरफेस हो जाएगा तब इस लाइन को नॉर्मल हम तब कहेंगे जब ये इस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर? तो कहां परपेंडिकुलर वर्ड लगाना है, कहां नॉर्मल वर्ड लगाना है, कहां ऑर्थोगोनल वर्ड लगाना है, अब आप लोग गलती नहीं करेंगे जिन्होंने ये वीडियो देख लिया। एग्जाम्पल 2 देखें, एक पोलर का एग्जाम्पल। शो दैट द कर्व्स आर इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा एंड r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा आर ऑर्थोगोनल। ये दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करते हैं। और ये कर्व्स कौन है? ये वेल नोन कर्व्स हैं, ये है कार्डियोइड्स। कैलकुलस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कर्व्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे इंटरमीडिएट में 3 कर्व्स बहुत प्रमुख थे, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, वैसे ही अब ग्रेजुएशन स्तर पे हमको लगता है 10-12 कर्व्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड है। उनके क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, उनका शेप आपको पता होना चाहिए और उनके बारे में कुछ बातें आपको फीचर्स के नाम पर पता होना चाहिए। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, कर्व ट्रेसिंग नाम का। कर्व ट्रेसिंग प्लेलिस्ट में आपको लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स मिलेगा, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 6।
लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कर्व्स मिलेगा आपको। फिर से बोल दो, प्लेलिस्ट का नाम है कर्व ट्रेसिंग, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 6। इसमें आपको कार्टेशियन कर्व्स, पोलर कर्व्स, पैरामेट्रिक कर्व्स की लिस्ट है पूरी जानकारी के साथ। वो उसका आप नोट्स बना लें और उसको आप याद रखें तो बेहतर होगा। इसे देखिए, R इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। R इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों को एक साथ लेके चलना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। उद्देश्य क्या है? फाई निकालना। वी गेट डी आर बाई डी थीटा पहले कर्व के लिए इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। डी आर बाई डी थीटा दूसरे कर्व के लिए इक्वल टू ए साइन थीटा। 1 बाई आर से दोनों में गुणा करना है। 1 बाई आर इंटू डी आर बाई डी थीटा पहले कर्व के लिए इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा अपॉन आर, आर की वैल्यू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, कामा 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा दूसरे कर्व के लिए इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन दूसरे कर्व के लिए आर का मान ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इंप्लाइज दैट ये है कॉट फाई, फार्मूला आपको बताया जा चुका है पहले कर्व के लिए। ए कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर दीजिए। -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कामा कॉट फाई दूसरे कर्व के लिए ये बराबर हो गया, ए कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फार्मूलों का इस्तेमाल कर दिया। ठीक, इंप्लाइज दैट कॉट फाई पहले कर्व के लिए इज इक्वल टू, निकालिए कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कर दिया, -10 थीटा बाई 2, -10 थीटा बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, कामा कॉट फाई दूसरे कर्व के लिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो गया, कॉस बटे साइन माने कॉट, कॉट थीटा बाई 2। इंप्लाइज दैट फाई 1 माने फाई की वैल्यू पहले कर्व के लिए आ गया पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, कामा दूसरे कर्व के लिए फाई का मान फाई 2 ये आ गया थीटा बाई 2। देयरफॉर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between the curves is phi 1 डिफरेंस phi 2, यानी जो बड़ा है उसमें छोटे घटा दें, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 2। चूंकि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पाई बाई 2 है इसलिए कर्व्स ऑर्थोगोनल है। Thus the curves are orthogonal. Thus the curves are ऑर्थोगोनल। समझे भैया? तो पोलर के केस में कुल मिला के फाई निकालना होता है अपना। इसमें और एग्जाम्पल बताना हमको तो नहीं लगता कोई जरूरत है। हो गई ट्रेनिंग, हो गई, अब अपना करिए, फाई निकालना है, प्रैक्टिस करिए। वीडियो लाइक करिए, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेंजेंट नॉर्मल की बातचीत जारी रहेगी।